हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं संस्कृत वर्णमाला के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, पाणिनीय शिक्षानुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पाणिनीय शिक्षानुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? तो वह हो जाएगी दोस्तों 8। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8 उच्चारण स्थानों की संख्या है संस्कृत वर्णमाला में। ठीक है, इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 8 कौन कौन से हैं। तो वह है दोस्तों, मुख्य उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका है, कंठ तालु है और कंठोष्ठ है। ठीक है, यही 8 हैं। 8 उच्चारण स्थान यही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, वर्गों के द्वितीय चतुर्थ वर्ण एवं सल ध्वनियाँ हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्गों के द्वितीय चतुर्थ वर्ण एवं सल ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन है दोनों, अल्प प्राण ध्वनि, महाप्राण ध्वनि, स्वरित ध्वनि या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो वह सही हो जाएगा दोस्तों महाप्राण ध्वनि। कौन सी ध्वनियाँ हैं दोस्तों? महाप्राण ध्वनियाँ हैं। कौन कौन महाप्राण ध्वनियाँ हैं? वर्गों के द्वितीय चतुर्थ वर्ण एवं सल ध्वनियाँ कौन सी वर्ण है दोस्तों? महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं, इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। लिखा है, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश महाप्राणा। संस्कृत व्याकरण में वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा स्वर ध्वनियाँ उच्चारण के समय अधिक प्राण या श्वास के साथ बोली जाती हैं, इसलिए इन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं दोस्तों। महाप्राण ध्वनियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? उदाहरण है ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। ठीक है, और सल ध्वनियाँ स, 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 ह। सल ध्वनियाँ महाप्राण की ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, इनके उच्चारण में वायु का अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, आप सभी हो सके तो इस प्रश्नों के नोट भी बना सकते हैं, और आप अगर नोट्स बना लेंगे तो आप कम से कम 3 से 4 प्रश्न जरूर हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ई का उच्चारण स्थान है। दोस्तों यह प्रीवियस ईयर एग्जाम 2009 में नवंबर 2018 में पूछा जा चुका है। नवंबर 2018 में ई का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों तालु। क्या हो जाएगा दोस्तों? ई, छोटा ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। लिखा है, संस्कृत वर्णमाला में ई स्वर का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसे तालव्य स्वर कहा जाता है। इसके मुख्य बिंदु हो दोस्तों, अभी मैंने बताया, छोटा ई और बड़ा ई दोनों तालव्य स्वर हैं। कौन से स्वर हैं दोस्तों? तालव्य स्वर। इनके उच्चारण में जीभ तालु की ओर उठती है। ठीक है, अगर इनका उच्चारण करने लगेंगे आप तो जीभ कैसे उठेगी? तालु की ओर उठ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा दोस्तों, ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है, जून 2013 में। री वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों री वर्ण का उच्चारण स्थान इनमें से कौन हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों मूर्धा। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। मूर्धा से बोले जाने वाले शब्द, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ, अड़ और स, री। ये सभी वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप इनका नोट्स ज़रूर बनाएंगे। अगर बना लेंगे तो ये आपके ही काम आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क से म तक के वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों क से म तक वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? तो वह आते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों,
तो वह आते हैं दोस्तों स्पृष्ट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों? स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं क से म तक के वर्ण। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। लिखा है दोस्तों, स्रोत क्या है? इसका स्रोत है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। क्या है दोस्तों? स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, यानी संस्कृत में क से म तक के व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख के अंग पूर्ण रूप से स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत रखा जाता है। इसका मुख्य बिंदु देखते हैं दोस्तों। मुख्य बिंदु दोस्तों पूर्ण स्पर्श से उच्चारण होता है। क्या होता है दोस्तों? स्पृष्ट मतलब क्या होता है? पूर्ण स्पर्श से उच्चारण। इसमें सभी वर्गीय व्यंजन शामिल होते हैं। वर्गीय व्यंजन में मतलब दोस्तों क, च, ट, त, प, ठीक है, ये वर्गीय व्यंजन है। 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ये सभी वर्गीय व्यंजन इसमें स्पृष्ट में शामिल होते हैं, ठीक है। स्पृष्ट प्रयत्न में ये सभी वर्गीय व्यंजन शामिल होते हैं। उदाहरण है दोस्तों क, ख, ग, घ, अंग, फिर डाट डाट डाट, छ, छ, झ, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, प, फ, ब, भ, म। ये सभी वर्गीय व्यंजन इस स्पृष्ट प्रयत्न के उदाहरण हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप इनका नोट्स जरूर बनाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों वकार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वकार व का उच्चारण स्थान है। व को वकार कहते हैं, ठीक है। वकार व का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ व का उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक आप भी जरूर देखिएगा। देखते हैं डिटेल में। संस्कृत में व का उच्चारण दांत और ओष्ठ यानी होठ के सहयोग से होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ माना जाता है। इसके मुख्य बिंदु है दोस्तों व एक अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आते हैं? य, र, ल और व, ठीक है। ये सभी अंतस्थ व्यंजन है और व भी एक अंतस्थ व्यंजन है। आगे देखते हैं दोस्तों। लिखा है उच्चारण में नीचे का होंठ और ऊपर के दांत प्रयुक्त होते हैं। अगर वह का उच्चारण आप करेंगे तो उच्चारण में नीचे का होंठ और ऊपर के दांत प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो वह हो जाएगा दोस्तों 14। कितनी है दोस्तों? 14 महाप्राण वर्ण हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में देखते हैं 14 महाप्राण कौन कौन से हैं। लिखा है दोस्तों संस्कृत में जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु या प्राण निकलती है उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या 14 मानी जाती है। और वो कौन कौन से है दोस्तों? देखते हैं महाप्राण वर्ण के। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, ह। ये सभी 14 महाप्राण वर्ण हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप इन सभी प्रश्नों का दोस्तों नोट्स जरूर बनाते रहिए क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में यूपी टेट और सी टेट में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। तो दोस्तों विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? तो वह माना जाता है दोस्तों कंठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? कंठ। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। लिखा है दोस्तों संस्कृत में विसर्ग का उच्चारण कंठ से किया जाता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है। मुख्य बिंदु है दोस्तों विसर्ग एक आयोगवाह वर्ण है। कैसा वर्ण है दोस्तों? विसर्ग एक आयोगवाह वर्ण है। इसके उच्चारण में कंठ से श्वास बाहर निकलती है। इसके उच्चारण में कंठ से श्वास बाहर निकलती है, ठीक है। इसके उच्चारण में कहाँ से आवाज़ बाहर निकलती है दोस्तों? कंठ से श्वास बाहर निकलती है। अब आइए देखते हैं कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। दोस्तों कंठ से बोले जाते हैं अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और आयोगवाह ये बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा ह वर्ण का बाह्य प्रयत्न होगा। तो दोस्तों ह वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा?
आइए देखते हैं, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ह वर्ण का बाह्य प्रयत्न होगा दोस्तों संवार, नाद, घोष और महाप्राण। ह वर्ण का बाह्य प्रयत्न होगा संवार, नाद, घोष और महाप्राण। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आइए ह वर्ण के बारे में डिटेल में देखते हैं। ह वर्ण के उच्चारण में मुख खुला रहता है, अधिक श्वास निकलती है और ध्वनि अघोष होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कैसी ध्वनि होती है। ध्वनि अघोष होती है, इसलिए इसका बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण माना जाता है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का नोट्स बनाते रहिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अंतस्थ य व र ल वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। तो दोस्तों य व र ल का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तो वह होगा दोस्तों ईसत स्पृष्ट। क्या होगा दोस्तों? ईसत स्पृष्ट। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। लिखा है दोस्तों, स्रोत है इसका ईसत स्पृष्टम अंतस्थानम। क्या है दोस्तों? ईसत स्पृष्टम अंतस्थानम। आइए देखते हैं। अंतस्थ वर्णों य व र ल के उच्चारण में उच्चारण अंगों का हल्का स्पर्श होता है, इसलिए इसका आभ्यंतर प्रयत्न ईसत स्पृष्ट कहलाता है। मुख्य बिंदु इसके हैं दोस्तों अंतस्थ वर्ण य व र ल। अंतस्थ वर्ण कौन है दोस्तों? य व र ल। और देखते हैं डिटेल में। उच्चारण में आंशिक स्पर्श होता है। उच्चारण में आंशिक स्पर्श होता है। ये स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ मानी जाती हैं। ठीक है, यह व र ल कैसी ध्वनियाँ मानी जाती है? ये स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लिखा है खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न होगा। तो दोस्तों खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या हो जाएगा इनमें से? तो वह हो जाएगा दोस्तों विवार, श्वास और अघोष। क्या हो जाएगा दोस्तों? विवार, श्वास और अघोष हो जाएगा खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल देखते हैं। लिखा है दोस्तों खर प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं। दोस्तों कौन कौन से आते हैं आइए देखते हैं। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स। ठीक, ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। अब डिटेल में देखते हैं। खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के उच्चारण में मुख खुला रहता है, श्वास का अधिक प्रयोग होता है और घोष नहीं होता, इसलिए इनका बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष माना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? नासिका। नासिका से बोला जाता है अनुस्वार। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो नासिका से बोले जाते हैं दोस्तों अनुस्वार। स्रोत है इसका दोस्तों नासिका अनुस्वारस्य। क्या है दोस्तों? नासिका अनुस्वारस्य। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आभ्यंतर प्रयत्न के भेद बताए गए हैं। तो दोस्तों आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद बताए गए हैं? तो वह बताए गए हैं दोस्तों 5 भेद। आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद बताए हैं दोस्तों? 5 भेद बताए गए हैं आभ्यंतर प्रयत्न के। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। लिखा है दोस्तों 5 भेद बताए गए हैं। और कौन कौन से हैं 5 भेद? स्पृष्ट, पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईसत स्पृष्ट, तीसरा है ईसत द्विवृत्त, चौथा है विवृत और पांचवा है दोस्तों संवृत है। क्या है दोस्तों? संवृत लिखा है यहाँ पे, संवृत। क्या है? संवृत। ये 5 भेद बताए गए हैं किसके? आभ्यंतर प्रयत्न के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए। लिखा है थ का बाह्य प्रयत्न होगा। दोस्तों थ का बाह्य प्रयत्न क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। नहीं, डिटेल तो नहीं दिया गया है। प्रश्न है हमारा अगला 15, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का होता है। दोस्तों क्या होता है वही उस वर्ण का? तो वह होता है दोस्तों उच्चारण स्थान होता है। क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये फरवरी 2024 के यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है। वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण माने मतलब अनुनासिका। ठीक है, तो वह हो जाएगा दोस्तों नासिका से बोले जाते हैं। पंचम वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं दोस्तों? नासिका से बोले जाते हैं। ठीक है, अंग, इय, ण, न, म। ठीक है, ये सभी वर्ण नासिका से बोले जाते हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल में है, कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विवृत का अर्थ होता है दोस्तों, विवृत, विवृत होता है, संवृत होता है, अभी बताया मैंने, स्पृष्ट होता है, ईसत स्पृष्ट होता है। ठीक है, तो देखते हैं विवृत का अर्थ क्या होता है। तो वह होता है दोस्तों खुला हुआ, मुख का खुला हुआ भाग विवृत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मुख का खुला हुआ भाग विवृत कहलाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उच्चारणावस्था प्रयोगावस्था में ह्रस्व अ का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। तो दोस्तों ह्रस्व और अ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तो वह होगा दोस्तों समृद्ध। क्या होगा दोस्तों? समृद्ध होगा ह्रस्व अ का अभ्यंतर प्रयत्न। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों डिटेल में इसके बारे में। लिखा है विवृत वह अभ्यंतर प्रयत्न है जिसमें उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है और वायु बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है। यह स्वर वर्णों में पाया जाता है, विशेषकर अ में। स्रोत ह्रस्व अवर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम। ठीक है, क्या लिखा है दोस्तों? ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे सवृत्तम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, ईसत स्पृष्ट वर्ण कौन है? दोस्तों ईसत स्पृष्ट वर्ण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों य व रल। क्या हो जाएगा दोस्तों? ईसत स्पृष्ट वर्ण य व रल हो। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सूत्र लिखा है दोस्तों और इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सूत्र है इसका दोस्तों ईसत स्पृष्टम अंतः स्थानम। ठीक है, सूत्र क्या है? ईसत स्पृष्टम अंतः स्थानम। दोस्तों इसके सूत्र भी याद कर लीजिएगा। इसके सूत्र को पूर्ण करने के लिए आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो दोस्तों आप इन सभी सूत्रों को लिख लीजिएगा। ईसत स्पृष्टम अंतः स्थानम। दोस्तों ईसत स्पृष्ट वह आभ्यंतर प्रयत्न है जिसमें उच्चारण के समय उच्चारण अंगों का थोड़ा सा स्पर्श होता है। यह प्रयत्न अंतस्थ वर्णों में पाया जाता है और अंतस्थ वर्ण होते हैं दोस्तों य व रल। ठीक है, इस दोस्तों नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों। री वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों दंत। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके स्रोत किस स्रोत से यह प्रश्न बना है? तो वह बना है दोस्तों ऋतु लसानाम दंता। दोस्तों इस सूत्र को जरूर लिख लीजिए क्योंकि रिक्त स्थान भरने के लिए आता है। तो ऋतु लसानाम दंता, दंत दांत से बोले जाने वाले वर्णों को दंत वर्ण कहते हैं। मुख्य दंत वर्ण है दोस्तों त, थ, द, ध, न, री और स। ठीक है, यहाँ री लिखा गया है दोस्तों, री और स ये सभी दंत वर्ण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, पंचमाक्षरों अंग म इय ण न म तो का अपने अपने वर्गों के अतिरिक्त उच्चारण स्थान होता है। दोस्तों अपने अपने वर्गों के अतिरिक्त इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दोस्तों इनका उच्चारण स्थान होता है नासिका। क्या होता है दोस्तों? नासिका के द्वारा ये सभी वर्ण पंचमाक्षर बोले जाते हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका स्रोत है दोस्तों अंग म ण नाम नासिका च। दोस्तों इस सूत्र को आप जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये सभी सूत्र पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लिखा है प्रश्न 22। क्या है दोस्तों? प्रश्न 22 का आप उत्तर कमेंट में दे सकते हैं।
प्रश्न नंबर 22 है हमारा, बाह्य प्रयत्न के भेद हैं। बाह्य प्रयत्न के भेद हैं। तो दोस्तों बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हो जाएंगे? 11। बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 11 भेद होते हैं बाह्य प्रयत्न के। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस स्रोत से यह प्रश्न बना है? तो बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। ठीक है, तो मतलब एकादश माने 11। बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं दोस्तों? एकादश, मतलब 11 भेद होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 11 कौन कौन से हैं। लिखा है दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में बाह्य प्रयत्न के 11 भेद हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। दोस्तों ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इनके नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लिखा है प वर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, फरवरी 2014 में। प वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ प वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। क्योंकि प वर्ग प, फ, ब, भ, म का उच्चारण दोनों ओष्ठों होठों से होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ कहलाता है। ठीक है, इसलिए प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आशा करते हैं कि आप इस प्रश्नों का नोट्स जरूर बनाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं दोस्तों प्रयत्न। क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण की चेष्टा क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है हमारा, यह भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, फरवरी 2014 में पूछा गया है। क वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों क वर्ण का उच्चारण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए कमेंट में। वह हो जाएगा दोस्तों कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा क वर्ण का उच्चारण स्थान। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। लिखा है दोस्तों, संस्कृत में कंठ वर्ण 13 माने जाते हैं। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, विसर्ग और अनुनासिक। ठीक है, तथा ए, ऐ, ओ, औ इनमें कंठ का भी योग होता है। मुख्य कंठ वर्ण कौन है दोस्तों? अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और विसर्ग। ठीक है, ये सभी कंठ वर्ण होते हैं। मूल कंठ वर्ण ये है और संस्कृत में 13 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं दोस्तों? संस्कृत में 13 माने जाते हैं संस्कृत में मूल कंठ वर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों, ये बहुत अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में। लिखा है दोस्तों, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? दोस्तों भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? तो वह होता है दोस्तों 4। कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं 4? भट्टो दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद हैं। पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषत् स्पृष्ट, तीसरा है ईषत् द्विवृत्त और चौथा है विवृत्त। ठीक है, तो ये 4 आभ्यंतर प्रयत्न है भट्टो दीक्षित के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 है हमारा। लिखा है स का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए। तो वह हो जाएगा दोस्तों तालु। क्या हो जाएगा दोस्तों? स का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, स का उच्चारण स्थान। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ सूत्र भी लिखा है दोस्तों। सूत्र क्या लिखा है? इचु यसानाम तालु। दोस्तों इन सूत्रों को आप जरूर लिखिएगा क्योंकि ये सभी सूत्र परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो स्रोत है दोस्तों इचु यसानाम तालु। ठीक है, आइए प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। लिखा है तालु से बोले जाने वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं और मुख्य तालव्य वर्ण है दोस्तों च, छ, ज, झ, इय, य, स, इ, ई। ठीक है, ये मुख्य तालव्य वर्ण है। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी प्रश्नों के नोट्स जरूर बनाएंगे। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। दोस्तों ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया जून 2013 में। तो दोस्तों अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो होता है दोस्तों मुख नासिका से। कहाँ से होता है दोस्तों? मुख के नासिका से होता है अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसका स्रोत है दोस्तों, स्रोत भी पढ़ लीजिएगा, मुख नासिका वचनों अनुनासिक। क्या है दोस्तों? मुख नासिका वचनों अनुनासिक। ठीक है, इन सूत्रों को आप लिख लीजिएगा, ये सूत्र परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 29, प्रयत्न कितने प्रकार के माने गए हैं? तो दोस्तों प्रयत्न कितने प्रकार के माने गए हैं? तो वह माने गए हैं दोस्तों 2 प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? 2 प्रकार के प्रयत्न माने गए हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन है। तो इसके स्रोत पहले जान लेते हैं। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। ठीक है, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, यानी कि संस्कृत व्याकरण में प्रयत्न 2 प्रकार के माने गए हैं। कौन से दोस्तों? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। यहाँ भी लिखा है आभ्यंतरो बाह्यश्च। ठीक है, मतलब एक अब पहला अभ्यंतर है, दूसरा बाह्यश्च है। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 और हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न स्वरों का होता है? दोस्तों कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न इनमें से स्वरों का होता है? तो वह हो जाएगा दोस्तों विवृत। स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? विवृत होता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके स्रोत हैं दोस्तों, स्रोत है दोस्तों विवृत स्वराणाम। क्या है दोस्तों? विवृत स्वराणाम। दोस्तों स्वरों के उच्चारण में मुख खुला रहता है, इसलिए उनका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। ठीक है, स्वरों का उच्चारण स्थान कैसा होता है? विवृत होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अभी और प्रश्न हैं, लेकिन मैं उसको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। आशा करते हैं कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और आपने नोट्स भी बनाया होगा। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का धन्यवाद।